नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के साथ ही शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से पहले संपन्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कोविड की स्थिति पर चर्चा के लिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज दोपहर बाद वर्चुअल बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए स्वीकृति दी। इसके लिए पंजीकरण आज से कोविन ऐप पर कराया जा सकता है। भारत और बांग्लादेश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चर्चा जल्द शुरू करने पर सहमत। और ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में कहा कि सत्र के दौरान सदन की 13 बैठकें हुई, 7 विधेयक पारित हुए और 9 विधेयक पेश किए गए। श्री बिरला ने बताया कि सदन की उत्पादकता इस दौरान 97% रही। वर्तमान सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शीतकालीन सत्र में सदन की उत्पादकता 102% रही। उन्होंने कहा कि राज्यसभा ने इस दौरान 9 विधेयक वापस लौटाए। सदन में 31 निजी विधेयक भी पेश किए गए। श्री धनखड़ ने यह भी बताया कि व्यवधान के कारण सदन का 1 घंटे 46 मिनट का समय बर्बाद हुआ। Honorable members, held in conformity with COVID protocols, we were finally able to convene the session without much restriction. We all need to optimize our contributions for growth of the nation. The statistical evaluation sounds encouraging. 13 sittings, functional time 64 hours and 50 minutes against the total scheduled time of 63 hours and 26 minutes. Productivity 102%. This brief session was marked with display of wit, sarcasm, humor and intellect. संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को आरंभ हुआ था और इसे 29 दिसंबर तक चलना था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी लोकतांत्रिक संस्थानों से अपील की है कि मादक पदार्थों के सेवन जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के उपायों पर चर्चा करें। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सदन में मादक पदार्थों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई और सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर ऐसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए मूल्यवान सुझाव दिए। श्री बिरला ने बताया कि संसद के नए भवन में सभी कार्यों के पूर्ण होने पर कामकाज शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भारत चीन सीमा मुद्दे पर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब यूपीए गठबंधन सत्ता में था तो भारतीय जनता पार्टी ने चीनी हमलों का मुद्दा उठाया था और सदन में चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने यह कहकर चर्चा से इंकार कर दिया था कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इससे चीन के साथ वार्ता तथा संबंध प्रभावित हो सकते हैं। संसद के बाहर आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर पहले ही बयान दिए जा चुके हैं, फिर भी विपक्ष चर्चा की मांग करता रहा। उन्होंने संसद सत्र की अवधि कम करने पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश की आलोचना की। श्री जोशी ने राहुल गांधी के संसद सत्र में भाग नहीं लेने पर भी टिप्पणी की। जब स्थिति नॉर्मल थी तब भी इन लोगों ने चाइना पर चर्चा के लिए अलो नहीं किया। दे हैव रिजेक्टेड मेनी टाइम्स एंड नाउ दे आर टेलिंग दैट वी शुड डिस्कस। मिलिट्री हैज गिवन इट स्टेट, व्हाट एल्स दे डोंट वांट टू बिलीव आवर ओन मिलिट्री इवन व्हेन सर्जिकल स्ट्राइक्स टुक प्लेस। दे डू नॉट हैव बिलीव ऑन आवर जवान, दे डू नॉट हैव बिलीव ऑन आवर इंस्टीट्यूशन एंड सिंस दे डू नॉट हैव द बिलीफ इन आवर ओन इंस्टीट्यूशन मीन दे डू नॉट हैव बिलीफ इन द कंट्री सिस्टम। सो कंट्री इज ऑल्सो नॉट बिलीविंग दैट। श्री जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि सरकार ने अचानक शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय में
1 सप्ताह की कटौती की ताकि कोविड के दिशा निर्देशों के पालन कराने के नाम पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के महत्व को कम किया जा सके। राज्यसभा में न्यायपालिका को लेकर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की टिप्पणी पर सभापति जगदीप धनखड़ के बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने आज सदन से वॉकआउट किया। श्री धनखड़ ने राजनीतिक नेताओं से आग्रह किया कि उच्च संवैधानिक पदों को लेकर दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज सवेरे जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मुद्दा उठाया और कहा कि ऐसी परंपराएं हैं कि नेताओं द्वारा सदन के बाहर की गई टिप्पणियों पर बहस नहीं होती। बाद में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोविड नियमों का पालन न करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। संसद के बाहर आज पत्रकारों से उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए एक राज्य के मुख्यमंत्री कोविड संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि सरकार कांग्रेस की यात्रा को रोकना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही है, कहीं भी चल रही थी, कहीं किसी ने कोई अवरोध पैदा नहीं किया। कौन उसमें जुड़ रहा था इससे भी हमें कोई मतलब नहीं था। आखिर अगर दुनिया भर में फिर एक बार संकट कोविड-19 का आया है और इस पे चिंता पूरी दुनिया ने व्यक्त की है और भारत सरकार ने उचित कदम उठाए हैं, तो आखिरकार इसका कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? क्या जनता और देश के हित में कांग्रेस कभी कोई निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी? क्या एक परिवार ही उनके लिए महत्वपूर्ण है? एक परिवार की जिद के आगे क्या पूरा देश नतमस्तक हो जाएगा? आखिरकार प्रोटोकॉल तो सबके लिए है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती पूर्वोत्तर डायरी, जिसके पन्ने खुलेंगे रविवार शाम 5:30 बजे। पहली कड़ी 25 दिसंबर, पहल हमारी पूर्वोत्तर डायरी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज कोरोना स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे। कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये बैठक हो रही है। श्री मांडविया ने 2 दिन पहले भी एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति, संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों और टीकाकरण अभियान की स्थिति के आकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी से कोविड मानकों का पालन करने का अनुरोध किया है। देश के सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के कुल यात्रियों में से 2% यात्रियों का औचक कोविड परीक्षण किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देश में कोरोना के नए स्वरूप का संकट कम करने के लिए ये निर्णय लिया है। यात्रियों को कोविड परीक्षण के बाद ही हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। संक्रमित होने की स्थिति में उनकी रिपोर्ट एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम और संबंधित राज्यों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। चीन ने बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच कम से कम 500 डॉक्टर और नर्सों को राजधानी पेइचिंग के अस्पतालों में भेजा है। ये स्वास्थ्यकर्मी गंभीर रूप से बीमार मरीजों के उपचार में विशेषज्ञता प्राप्त हैं। चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने कोविड रोधी बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ये वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रालय के अनुसार बूस्टर डोज के लिए ये वैक्सीन शुरू में निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे आज से कोविन ऐप पर शुरू किया जाएगा। नेजल वैक्सीन की मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब चीन और अन्य देशों में कोविड के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। भारत और बांग्लादेश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर शीघ्र चर्चा शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी के बीच कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों पक्षों ने माना कि इस समझौते से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तथा भारत और बांग्लादेश में सामाजिक आर्थिक विकास के अवसर उत्पन्न होंगे। दोनों देशों के मंत्रियों ने आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। इनमें सीमा शुल्क से अलग
अन्य बाधाओं और बंदरगाह प्रतिबंधों को हटाने, भारतीय रुपये में व्यापार, कनेक्टिविटी और व्यापार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में नेपाल को 2 वर्ष के लिए शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना गया है। सदस्यता का ये कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। इससे नेपाल को विश्व में शांति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान करने वाले देश के रूप में मान्यता मिलेगी। रूस ने कहा है कि अमेरिका के यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल प्रणाली देने से रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त नहीं होगा और रूस अपने लक्ष्य प्राप्त करके रहेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे यूक्रेन में संघर्ष विराम के इच्छुक हैं और राजनयिक समाधान से ही ये संभव है। अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की हाल की यात्रा के दौरान यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल प्रणाली देने की घोषणा की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ढाका में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4 विकेट पर 245 रन बना लिए हैं। कप्तान केएल राहुल 10, शुभमन गिल 20, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली 24 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले कल बांग्लादेश की पूरी टीम पहली पारी में 227 रन पर सिमट गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव अनुराग जैन के साथ आज विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। श्री जैन ने आकाशवाणी को बताया कि कैसे राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम एक मुख्य योजना है। उन्होंने विकसित किए जा रहे 11 गलियारों के बारे में जानकारी दी। NICDC National Industrial Corridor Program, in which we are developing 11 industrial corridors and 32 nodes as of now. So, in which we have completed 4 nodes, that is 4 new townships. One of them is Dholera in Gujarat, one is Shendra Bitkin in Maharashtra, one is Vikram Udyogpuri in Madhya Pradesh, and one is Greater Noida in Uttar Pradesh. So, these are state-of-art cities which have been developed, and now industrialists have started setting up their industry there, and they are integrated townships. So, there are residential provisions for residential quarters also in that. ये भेंटवार्ता आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित करेंगे। इस गुरुकुल संस्थान की स्थापना गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी ने वर्ष 1948 में गुजरात के राजकोट में की थी। दुनिया भर में इसकी 40 से अधिक शाखाएं हैं। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने नई दिल्ली में लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर से मुलाकात की। श्री चौधरी ने उपराज्यपाल को प्रदेश में चल रही कई परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। इनमें बर्फ से ढके जोजिला दर्रे को वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रखने के लिए किए जा रहे रखरखाव कार्य शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अहमदनगर में हुई धर्मांतरण की घटना से कथित रूप से जुड़े पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका की जांच अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराई जाएगी। राज्य विधानसभा में आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए गृह विभाग के प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई ने बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप दराड़े के दोषी पाए जाने और मामले में आरोपी कमल सिंह के साथ सांठगांठ की बात सिद्ध होने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अहमदनगर के विधायक राम सतपुते ने यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया था कि लोगों के धर्म परिवर्तन में कमल सिंह की सक्रिय भूमिका रही है। आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह देश के सम्मानित किसान नेता थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ ही शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से पहले संपन्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कोविड की स्थिति पर चर्चा के लिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज दोपहर बाद वर्चुअल बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए स्वीकृति दी। इसके लिए पंजीकरण आज से कोविन ऐप पर कराया जा सकता है। भारत और बांग्लादेश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चर्चा जल्द शुरू करने पर सहमत। और ढाका में भारत तथा बांग्लादेश के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।